सभी साथियों की जय भीम। मैं और साथियों भी पहुंचा हूँ कुरुक्षेत्र, हरियाणा। आज अंबेडकर भवन कुरुक्षेत्र का सेक्टर 8 का है और यहाँ एक अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ 7 बजे के आसपास ये कार्यक्रम शुरू होगा। ये स्थल है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन एवं छात्रावास कुरुक्षेत्र। इस स्थल पर अभी 7 बजे से कार्यक्रम आयोजित होना है। अभी कुर्सियां लगाई जा रही हैं, तैयारी अभी की जा रही है। 7 बजे से जो कार्यक्रम होना है उसको देखने के लिए जो आसपास के लोग यहाँ आ सकते हैं उस समय पर पहुँचें। बाबा साहब को समर्पित स्थल, इस स्थल पर जो प्रोग्राम होना है कुरुक्षेत्र अंबेडकर भवन, और ये छात्रावास है सर। यहाँ एक आज जो बाबा साहब को समर्पित जयंती का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और ये आयोजन समिति है और इस छात्रावास को भी देखते हैं। सर जय भीम। सर जो आज का जो कार्यक्रम है वो किस तरीके का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप यहाँ आए। और 14 अप्रैल को उस महामानव का जन्मदिन है जिसने मानव अधिकारों की लड़ाई लड़ी, गरीबों को, वंचितों को उन्होंने अधिकार दिलवाए। तो ये भवन और छात्रावास गरीब बच्चों के लिए बनाया गया। हमें 2013 में यहाँ ज़मीन मिली, 14 में काम शुरू किया, 18 में पूर्ण हो गया। इस पर 4 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ये छात्रावासी है, इसमें 2 हॉल हैं, तो एक्टिविटी दूसरी भी होती रहती हैं, लेकिन इसमें छात्रावास और लाइब्रेरी हैं, लड़कियों की लड़कों की अलग अलग से। और हम सन 2014 से ही बाबा साहब की जयंती हम मनाते रहे। अब 3-4 साल से हम 3 दिन का प्रोग्राम करते हैं। पहला 12, 13, 14 को, 12 को हम बाबा साहब के नाम भजन संध्या करते हैं। 13 को गोष्ठी होती है, राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है, जिसमें कुछ विद्वान पढ़े लिखे लोग अपना पेपर पढ़ते हैं। और 14 को जो जयंती का दिन होता है, लोग आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अच्छा लंगर चलता है, यहाँ मेला लगता है यहाँ। अब हमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा पॉपुलर हो गया है। कुरुक्षेत्र में अंबेडकर भवन ये बड़ा प्रसिद्ध है और हमारा उद्देश्य है गरीब छात्रों की मदद करना और गरीब जो जनता है उनके अधिकारों के लिए हम लड़ें। तो आज ये 12 तारीख को भजन संध्या का प्रोग्राम होगा, जिसमें दिल्ली के प्रसिद्ध गायक हैं शशि भूषण वर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे। बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैंने उनको सुना भी है। और डॉक्टर राम कुमार रंगा, मेरे चाचा दिलीप सिंह लांगन, उनको हर बार कबीर मंच पर दिल्ली में बुलाते रहते हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पॉपुलर हैं। आज हम यहाँ हमारी जो जनता है, भवन के मेंबर हैं, दूसरे भाई भी हैं, वो उनको सुनेंगे। हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब की फ़िलॉसफ़ी लोगों तक जाए। और हमने 13 तारीख को बहुत अच्छा विषय रखा, बाबा साहब की देश को क्या देन है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ दलितों के लिए लड़े। मैं कहता हूँ वो देश के लिए लड़े, देश के लिए काम किया, संघर्ष किया। ये ठीक है, दलितों के लिए विशेष, लेकिन उनको देश पहले था। देश वो चाहते थे, देश में एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे,
उनके जितने भी कार्य थे, चाहे शिक्षा का था, चाहे समाज का था, चाहे धर्म का था, चाहे संविधान का था, वो सारा देश के लिए था, देश के हित के लिए था। उन्होंने हॉस्टल खोले तो दूसरों के लिए भी खोले। ब्राह्मण बच्चे भी उनमें हॉस्टलों में रहते थे और उनके बहुत सारे ब्राह्मण मित्र थे। वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। वो तो समानता चाहते थे। कुछ अशिक्षित या रूढ़िवादी ब्राह्मण असमानता पर विश्वास रखते थे। बाबा साहब उनके खिलाफ थे। क्या सर आज के टाइम हम देखते हैं आज़ादी के 76 साल हो गए, 76 साल के बाद आज जो दलित समाज है क्या सुरक्षित है? देखो, बहुत अंतर आया है, पहली स्थिति में बहुत अंतर आया है, लेकिन आज भी मानसिकता नहीं बदली है। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे समाज में हो, चाहे धर्म में हो। मंदिरों में भी वही आज भी जातीयता है, राजनीति में भी जातीयता है। ठीक है, डेमोक्रेसी है तो 20% जो पद हैं वो देने पड़ते हैं, लेकिन हमारे आदमी की जो कदर होनी चाहिए वो उतनी कदर नहीं है। समाज में भी ऐसा ही है। ठीक है, अब सब खान पान एक सा हो गया है, लेकिन जाति बंधन अब भी बहुत है। कोई अंतर्विवाह करता है तो कई बार हत्या भी कर ली जाती है, विरोध होता है। सर आप अभी इसमें कार्यरत हैं, इस भवन में आप कार्यरत हैं? हाँ, मैं इसका प्रधान हूँ। मेरा नाम राम भगत लांग्यान है। IAS अफसर रहा हूँ और रिटायर होने के बाद 20 साल हो गए मुझे इसी काम में लगे हुए। तो ये आप समाज के पैसे से, अपने पैसे से मिलके बनाए हैं या ये समाज का भी पैसा लगा, सरकार का भी। सरकार ने बहुत मदद करी। सरकार ने भी उतनी ही मदद करी जितनी हमने मदद करी। 50-50 हमारा पैसा लगा है इसमें। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि अक्सर जो धार्मिक संस्थान बनते हैं उनमें गवर्नमेंट पूरी तरीके से शेयर करती है। जैसे राम मंदिर बना है, और भी बहुत से संस्थान बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे संस्थान बनाने के लिए जो समाज के छोटे वर्गों के लिए उठाने का जो कार्य करते हैं, उनके लिए अप्रूवल मिलने में ही बहुत परेशानी होती है। देखो, मैंने भी कई बार लिख के दिया कि हर जिले में एक अम्बेडकर भवन होना चाहिए, छात्रावास होना चाहिए, जिसमें 100-200 बच्चों का रहने का प्रावधान हो और उनको मुफ्त में खाना मिले। यदि हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को आवासीय व्यवस्था मिल जाए और खाना फ्री मिल जाए तो बच्चे बहुत मेहनत कर सकते हैं। बच्चों को यदि आवास की मिलती है तो रोटी के लिए पैसे देने को नहीं होते। हमने अपने भवन में 10 रुपये डाइट रखी हुई है। 3 समय का खाना देते हैं, 1000 रुपये प्रति मास बच्चों को देना पड़ता है। लेकिन यदि वो हॉस्टल में रहें, यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो उनको 5000 रुपये तक देना पड़ता है। जेब खर्च रहा अलग, खाने का 4000 रुपये खर्च देना पड़ता है। तो गरीब बच्चे ये दे नहीं पाते। तो इसलिए ये हमने छात्रावास इसलिए खोला कि गरीब बच्चे, हमें पता है कि मजदूर का बच्चा 2000 कहाँ से देगा। तो हर मैंने पिछले CM ने वहाँ बुलाई मीटिंग, जब मनोहर लाल जी थे, मैंने लिख के भी दिया था कि हर जिले में एक हॉस्टल खोलो जिसमें 100 बच्चों की व्यवस्था हो, उनको खाना पीना रहना सारा फ्री हो। बच्चों के लिए हो तो उनको छात्रवृत्ति की भी जरूरत नहीं है। वो बहुत उनको चिंता रहित होकर पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, कंपटीशन में जाएंगे। लेकिन बच्चे आज भी मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 बच्चे यहाँ लगा रखे, उनको 500 रुपये देंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, 1000 रुपये भी देने को नहीं। तो मैं कहता हूँ कि ये हर जिले में इस टाइप का हॉस्टल होना चाहिए जैसे हमने खोल रखा है। सर हर जिले की जगह मेरा मानना ये है कि 20 किलोमीटर के दायरे में एक अम्बेडकर भवन होना चाहिए, जिससे कि 20 किलोमीटर से ज़्यादा आपका समाज दूर सफ़र नहीं कर पाता। तो उसमें क्या हो सकता है पॉसिबल? ये तो खैर ये क्योंकि सरकार की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि 20 मना कम से कम सब डिवीज़न में खोल दो। हर सब डिवीज़न में खोल जाए तो भी वो 20 किलोमीटर में ही हो जाता है। 20 किलोमीटर और ऐसी व्यवस्था हो जाए तो चिंता नहीं रहती बच्चों को। और मुझे पता है कि घरों में किसी के 2 कमरे हैं, किसी के 3 कमरे हैं, तो वहाँ 5 बच्चे हैं तो उनको पढ़ने की व्यवस्था नहीं है।
रात को दिक्कत होती है। उनको बच्चों को दिन में भी बैठने की व्यवस्था नहीं होती, ना वहाँ कोई पंखा है ना कोई एसी है, तो जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं होगी वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपकी बात मैं इससे सहमत हूँ। यदि सब डिवीज़न पर भी हो जाए तो ये बहुत ही एक मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन होगा सरकार का। सर, एक सुनने में आया कि हरियाणा के अंदर जो एक शिक्षा पॉलिसी जो लागू की गई है कि प्राइवेटकरण की तरफ ज़्यादा उनका जो इशारा है, गरीब बच्चों को जो स्कूल हैं उन्हें स्कूलों की तरफ से बाहर निकाला जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये स्कूलों की तो जो हालत है ये आज से नहीं, ये 20-25 साल से बिगड़ती आई है। इस सरकार में भी बिगड़ रही है तो पहले भी बिगड़ रही थी। बच्चों का रुझान सरकारी स्कूल के बजाय प्राइवेट में ज़्यादा होता है और ये समझते हैं कि प्राइवेट वाले बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूलों में योग्य टीचर नहीं होते, जितने योग्य टीचर सरकारी स्कूल में उतने प्राइवेट में नहीं होते, लेकिन वहाँ काम के पैसे देते हैं। जो टीचर काम अच्छा करते हैं उनको अच्छी तनख्वाह भी देते हैं, इसलिए उनको काम करना पड़ता है। सरकारी स्कूल में और काम बहुत ज़्यादा है, कई कारण हो सकते हैं लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बात ठीक है कि आज सरकारी स्कूलों में जो हाजिरी है वो बहुत कम है, घटती जा रही है, और इसका मुख्य कारण है क्वालिटी जो है वो सरकारी स्कूलों में नहीं है। सर, दिल्ली के स्कूल को देखा जाए एक मॉडल स्कूल माने जाते हैं। अभी वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी की है दिल्ली में, इससे पहले केजरीवाल सरकार थी। केजरीवाल सरकार में जो स्कूलों को काफ़ी अधिक सुधार किया गया और टीचर्स पर ज़्यादा नकेल कसी, शिक्षा में सुधार हुआ, अच्छी बिल्डिंग भी बनाई गई। इस तरीके से क्या और स्टेट में नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, ये बात ठीक है। हरियाणा हो चाहे पंजाब, उनको दिल्ली में जो शिक्षा में सुधार हुआ है उसकी नकल करनी चाहिए, उनको मॉडल मानना चाहिए और उनमें जो अच्छी चीज़ है वो यहाँ लागू करनी चाहिए। इन्होंने ढूंढना चाहिए कारण क्या है कि बच्चे कम क्यों होते हैं। पता है ना, पता है तो उसको सुधार करना चाहिए। इस सरकार को इस तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, हमारी उत्तर प्रदेश में जो बहन जी की सरकार रही उसमें अब तक के देखा जाए आज़ादी के बाद के सबसे ज़्यादा स्कूलों को उन्होंने महत्व दिया। स्कूल बनाई, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। इस तरीके जो मॉडल हैं वो और स्टेट में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? सरकार तो और स्टेट के भी बनाते हैं। पहले आज वो दानी लोग नहीं रहे, पैसा इतना हो गया कि लोग उसको अपनी सुविधा के लिए खर्च करना चाहते हैं। पहले हर खासकर भिवानी जिला और हरियाणा में विशेषकर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब ऐसे थे, दानवीर ही कॉलेज बनाते थे, स्कूल बनाते थे पहले। लेकिन वो आज वो परंपरा ख़त्म हो गई है और प्राइवेट कॉलेज होते थे उसमें क्वालिटी भी होती थी। जैसे आज प्राइवेट स्कूलों में क्वालिटी, ऐसी प्राइवेट कॉलेजों में क्वालिटी होती थी। वहाँ सरकारी का प्राइवेट का कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन आज उल्टा हो गया। सरकारी स्कूल थोड़ा सा कमज़ोर माने जाते हैं और प्राइवेट बहुत अच्छे माने जाते हैं। और यही कारण है कि सरकार ने 10% सीटें गरीबों के लिए प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व करी। सर, अभी जो हमारा समाज है वो कैसे हम उद्धार ला सकते हैं उस समाज का? क्या करना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि आप IAS रहे हैं। बाबा साहब ने जैसे कहा था, आर्थिक उन्नति पर ही हमारी उन्नति डिपेंड करती है और आर्थिक उन्नति हमारी शिक्षा पर आधारित है। हम जब तक अच्छी अपनी शिक्षा में अच्छा एक गुणवत्ता नहीं लाएंगे तब तक हम योग्य स्थानों पर नहीं जा सकते। आज हमारे युवाओं को काम करने की ज़रूरत है और छोटे छोटे धंधों को शुरू करने की ज़रूरत है। आज ज़्यादा डिग्री के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ के बिना धर्म नहीं है, धर्म कुछ नहीं है यदि अर्थ नहीं है तो। इसलिए सबसे पहले अर्थ धन कमाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम उन्नत होंगे तो समाज में भी हमारी इज्जत होगी। यदि हम गरीब होंगे, क्योंकि गरीबी के कारण से ही तो हमारे लोग पीछे रहे, यदि हम संपन्न होंगे तो लोग हमें नमस्ते करेंगे। और संपन्नता के लिए जितनी सरकारी की स्कीम है उनको हम ठीक से लागू
करवाएं पीछे पड़ के। सरकार की स्कीम बहुत हैं, यदि उनका ठीक उपयोग हो जाए तो हमारे बहुत लोग ऊपर आ सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत कम लोग हैं, खासकर महाराष्ट्र में और यूपी में हैं, जिन्होंने थोड़ा सा काम शुरू किया है। लेकिन हरियाणा, पंजाब इसमें बहुत पीछे है। हमारे यहाँ कोई छोटी मोटी कोई तरह की फैक्ट्री हमारे लोगों के पास नहीं है। इनका ध्यान पढ़ाई के सिवाय कहीं भी नहीं है। उद्योग में, व्यापार में जब तक हम काम नहीं करेंगे, हमारी तरक्की नहीं होगी। धन्यवाद सर। साथियों, जो अभी जो चर्चा कर रहे थे, अभी अंबेडकर भवन को जो चला रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे हैं, सिविल सर्विस से रिटायर्ड हैं डॉक्टर राम भगत लांग्यान। आपको एक आईएएस अधिकारी के विचार कैसे लगे, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं और अपने विचारों को एक कमेंट बॉक्स के रूप में ज़रूर बताएं, जिससे कोई कमी हो उसमें सुधार किया जा सके। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।